पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन। नमस्कार, स्वागत है सी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। झारखंड में इन दिनों निजी स्कूलों की मनमानी और री एडमिशन के नाम पर पैसे वसूली के खिलाफ आंदोलन छिड़ा हुआ है। हमने भी इस मुद्दे पर लगातार मुहिम छिड़ी, लेकिन इस बीच राजधानी रांची से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर अभिभावक का दिल दहल उठा है। रांची के एक पिता ने सिर्फ इसलिए अपनी जीवन लीला खत्म कर दी क्योंकि उसके पास अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद अब यह सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या झारखंड में पढ़ाई जानलेवा है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। तो एक तरफ अभिभावक सड़कों पर उतरे हुए हैं पूरे झारखंड में, लगातार निजी स्कूलों की मनमानी री एडमिशन के नाम पर वसूली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर निश्चित तौर पर जो सुनकर आपका हमारा सबका दिल दहल उठेगा। एक बाप ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि वो अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में नहीं करा सकता था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में जानलेवा हुई पढ़ाई, लाचार पिता की दर्दनाक दास्तां, लापरवाह सिस्टम के आगे लाचार जिंदगी। इस हालात में कैसे पढ़ेगा इंडिया? इस मौत का जिम्मेवार कौन? सिर पर पगड़ी बांधे ये हैं सुमित टूटी। कल तक ये अपने पापा के सिर का ताज हुआ करते थे, लेकिन आज खुद पापा के मौत की पगड़ी सुमित के सिर बन गई है। सुमित रांची के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था, लेकिन सुमित की ख्वाहिश थी कि वो घर के नजदीक और सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूल कैराली में पढ़े। लेकिन कैराली स्कूल में एडमिशन की फीस इतनी थी कि परिवार उसका बोझ ना सह सका। सुमित के पापा की ख्वाहिश थी कि सुमित अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन मजबूरी के आगे सुमित के पिता और उनकी ख्वाहिश ने किचन में लगे रॉड के सहारे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इकलौता काम करने वाला थे, हम तो हाउस वाइफ हैं। उनको थोड़ा सा दिक्कत होता था पैसा की, तो बच्चा का एडमिशन के बारे में हम लोग बात की। वहाँ पिछले साल इतना लिया, तो पता नहीं अभी इतना लेगा, फिर कैसे कैसे मैनेज करेंगे बोल के। तो बोलने लगा पता नहीं हम कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, इस तरह का सोचने लगे और अंदर से टूटने लगे थे। दरअसल सुमित खुद चाहता था कि उसका एडमिशन कैराली स्कूल में हो। इसके लिए वो एडमिशन टेस्ट भी पास कर चुका था, लेकिन पैसों की मजबूरी सामने आ रही थी क्योंकि सुमित के एडमिशन में 35,000 रुपये लगने थे। इसी चिंता में सुमित के पिता ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली और सुसाइडल नोट में अपने बेटे के पढ़ाने की जिम्मेवारी अपनी साली पर छोड़ गए। इंडिकेट किया था मेरा दोनों बेटा को कि साल तुम पढ़ा देना, और साली को एक एक बच्चे को जिम्मेवारी देते हुए लिखा कि हमको माफ कर देना। उनकी पत्नी जो है ये सुषमा टोप्पो, वो बोली है कि वो कुछ दिनों से मानसिक रूप से थोड़ा सा दबाव में थे। बच्चों का चूंकि अच्छा स्कूल में पढ़ा रही हैं वो लोग कैराली में, तो हुआ कि छोटा बेटा तो अभी प्लेट में ही है, बड़ा बेटा जेवियर्स कॉलेज डोरना में था, इन मैट्रिक किया है, उसका इंटर में यहाँ वो सेलेक्ट भी हो चुका है बेसिकली। तो फी वगैरह को लेकर के वो टेंशन में था। राजन की मौत के बाद पूरा परिवार स्तब्ध है, लेकिन राजन की मौत ये बताने के लिए काफी है कि आज बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल है? एक पिता ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि उसके बच्चे का एडमिशन रांची के अच्छे स्कूल कैराली में नहीं हो सका। फीस 35,000 थी। कुछ सवाल हैं। लाचार पिता की दर्दनाक दास्तां का यह जिम्मेदार कौन है? बेटे को पढ़ाने की इच्छा नहीं पूरी हुई, जिसके बाद पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। तो क्या झारखंड में जानलेवा हो गई है पढ़ाई? इस मौत का जिम्मेवार आखिर कौन है? कई ऐसे सवाल जो खड़े होते हैं इस व्यवस्था को लेकर। महंगी शिक्षा का जानलेवा सच शायद यही है। एक सवाल जरूर है, क्या आखिर इस हालात में इंडिया कैसे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? 35,000 रुपए के लिए एक पिता की जान चली गई। पिता की ख्वाहिश थी बेटे का एडमिशन कैराली स्कूल में हो। सुमित भी चाहता था कि वो कैराली में पढ़े,
एडमिशन फ़ी की वजह से पिता को करना पड़ा सुसाइड। फांसी लगा ली सुमित के पिता ने, जिसके बाद सवाल ज़रूर है कि क्या बच्चों को पढ़ाना मुश्किल क्यों होता जा रहा है, क्यों बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो रहा है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फ़ोन लाइन हमारे ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ज़रूर है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाएं तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से सुमित और उसका परिवार आज सिर्फ ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इस सिस्टम की वजह से सुमित के पिता ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। अब यही हालात रहे तो कैसे सिस्टम, कैसे भारत बढ़ेगा, इंडिया पढ़ेगा, एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और झारखंड में पढ़ाई कितनी जानलेवा है वो भी आप तस्वीरों में देख और समझ सकते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सनी शारद से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें अपडेट क्या है। उससे पहले अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश लिए राजन टूटी ने अपनी सांस तोड़ दी। लेकिन राजन टूटी की सुसाइड के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कैसे निजी स्कूल की बढ़ती फीस से परेशान अभिभावकों को दम तक तोड़ना पड़ता है। जिस 2 कोठरी के घर में राजन ने आत्महत्या की, उसका जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने। झारखंड में इस वक्त स्कूल चले चले अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इसी बीच अगर खबर ये आ जाए कि किसी अभिभावक को स्कूल फीस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़े, आत्महत्या करनी पड़े, तो शायद सरकार को भी इसे सुनकर जरूर आश्चर्य होना चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं राजन टूटी के घर में, जो रांची के बिरसा चौक के समीप रहते हैं। और इसी घर में राजन टूटी ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं जुटा पाए। सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी घर वालों के लिए छोड़ रखा है, जिसमें सभी से माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि वो उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं जुटा पाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किचन का है, राजन टूटी के घर के किचन का है। आप देख सकते हैं कि हांडी के ऊपर हांडी किस तरह से रखी हुई है, शायद ये ज़िंदगी की दास्तां बयां कर रही हो। लेकिन इसी किचन में राजन टूटी ने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली है। ये जो आप लोहे का रॉड देख रहे हैं, इसी रॉड के सहारे जो एक इच्छा होती है हर एक बाप की कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, शायद इसी रॉड में लटक कर राजन टूटी की भी इच्छा दम तोड़ दी। आखिर कैसे स्कूल की मनमानी के खिलाफ जो लगातार झारखंड में आंदोलन चल रहा है और किस तरह से लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है फीस में कि परिजन को जो है सुसाइड करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक बात है और शायद सरकार को सोचना भी चाहिए इस पर। हमारे साथ राजन टूटी की वाइफ हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर इधर हम बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो हम लोग सोचे वो ऐसी बोर्ड है तो CBSE बोर्ड में डालेंगे बोल के किराली में टेस्ट दिलाए थे 10+2 के लिए, तो वहाँ पास किए वो। तो फिर आपस में हम लोग बात करने लगे, शायद वहाँ का फीस तो बहुत ज़्यादा है, एडमिशन करने के लिए दिक्कत होगा इस साल हम लोग को बोल कर। तो ये कहने लगे कि हाँ धंधा में मंदा भी चल रहा है, अभी काफ़ी पैसा का क्या बोलते दिक्कत है, इसलिए हम लोग यहाँ स्कूल नज़दीक था, बस भाड़ा बचता है, इसलिए यहाँ फॉर्म भरा कर टेस्ट दिलाए थे और नहीं तो फिर जेबर में ही पढ़ाएंगे बोल करके। लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि बोर्ड चेंज होगा तो बेटा के लिए पढ़ाई का भी पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा आसान होगा कह करके। और पैसा का दिक्कत होने के कारण वो टूटते जा रहे थे। और इसी बीच में हम लोग घर में नहीं थे, बारात गए थे, तो हम लोग का आने तक वो सुसाइड कर गए। कैसे क्या किए थे इस घर? ये हम लोग तो थे नहीं, सवेरे आए तो आवाज़ खूब दिए हम लोग खोलने के लिए, तो खोला नहीं, घर बहुत लेट हो गई। तभी मतलब हम मेरा बेटा को इधर का खिड़की में जाली लगा हुआ था, हम बोले कि जाली हटा दो बेटा, शायद हम लोग आवाज़ देंगे तो सोफा में सो रहे होंगे तो वो सुन लेंगे। जैसे मेरा समीर जाली खींचा तो देखा कि पापा का बोलते लटका हुआ है, तो बोला मम्मी लटक चुका है बोल के। तो हम लोग दोनों देखे, फिर उसके बाद उधर चल के फिर मेरा बेटा ही दरवाज़ा को तोड़ करके सबसे पहले वही आया, पकड़ के खूब रोने लगा, इस टाइप का हुआ। अभी तो हम उन्हीं के सहारे हम लोग जीते थे,
तीनों माँ बेटा अभी बेसहारा हो गए हैं। अब कैसे क्या कीजिए? अब तो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ तो अब जो सहारा था वही नहीं है, घर संसार तो अंधेरा हो गया। इसीलिए सरकार से हम भी गुजारिश करेंगे कि मेरा बेटा लोग का स्कूल का फीस माफ़ कर दे और हमको कोई नौकरी दिला दे। बिल्कुल, सरकार से एक गुजारिश है परिवार की कि आखिर इस परिस्थिति में सरकार मदद करे, क्योंकि सरकार जिस तरह से आदिवासियों के हित की बात करती है, जिस तरह से स्कूल चले चलाएं अभियान जैसे चलते हैं बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, कि एक बच्चे की प्रतिभा जो है यहीं ख़त्म नहीं हो। राजन ने जो सुसाइड नोट लिखा था एक शादी के कार्ड में मरने से पहले, उसमें एक बात का जिक्र था कि राजन की जो साली हैं, यही साली हैं, ये पढ़ाई में मदद करें। आखिर इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या लिखा था सुसाइड नोट में उन्होंने। उसने लिखा था, हम तो नहीं पढ़े लेकिन जो पढ़ा उसने मुझे बताया कि समीर टूटी को सोमा खल को पढ़ाएगा और छोटा बेटा शुभम टूटी को सलगी टोप्पो पढ़ाएगी और अपनी दीदी को कभी मत छोड़ना। इस बात का उन्होंने उस लिफाफे में लिखा और हो सके तो हमें माफ़ कर देना, ऐसा उन्होंने लिखा। अब पढ़ा पाइएगा? अब तो जो भी है, लेकिन गार्जियन आज हम उन लोगों का हम ही हैं, इसीलिए हमको तो करना ही है। लेकिन हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि मेरी दीदी को आर्थिक सहायता मिले और छोटा मोटा इनको काम मिले, ताकि हम बच्चों के पढ़ाई को आगे ले सके और उनका हौसला को बुलंद कर सके। हर गार्जियन का ख्वाहिश होता है कि बच्चा शिक्षा अच्छा ग्रहण करे और एक भावी नागरिक बने, ताकि उसका करियर अच्छा हो और इससे लोगों को भी शिक्षा मिलेगा कि आए दिन में अभिभावक लोग को इस तरह का परेशानी ना करना पड़े और वो लोग सही से अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। जी बिल्कुल, राजन ने जो आखिरी सांस जिनके भरोसे ली थी कि आखिर वो उनके नहीं रहने पर वो उन्हें मदद करेंगे, हकीकत यही है कि वो भी इस काबिल नहीं है कि राजन के परिवार को या फिर उनके बच्चे के जीवन को संवार पाए। शायद इसलिए सभी की सरकार से एक गुजारिश है कि शायद सरकार अपना रहम बरपाए और इस परिवार के लिए कुछ कर पाए। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो ये तस्वीर आपने देखी, कई सवाल ये तस्वीर खड़े करती है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, साथ ही साथ निश्चित तौर पर सरकार पर भी कि क्या अगर फीस रेगुलेटरी एक्ट होता, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता तो शायद एक पिता इस तरीके से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया होता। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक लें, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो कोशिश करेंगे कि उन परिजनों से भी हम बात करें, साथ ही साथ जी मीडिया संवाददाता सनी से भी हम बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज एक सिस्टम की वजह से, शिक्षा व्यवस्था की वजह से एक पिता ने दम तोड़ दिया, फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता था, लेकिन नहीं करा पाया पैसे की वजह से, मोटी रकम की वजह से, एडमिशन फीस की वजह से। इसी पर हम मुहिम कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फोन लाइन ओपन है। रांची हम सीधे चलते हैं क्योंकि ये वाकया रांची का है। रांची से 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी हैं, स्वागत है अजय जी आपका। और साथ ही साथ जो राजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो पिता इस दुनिया में नहीं रहा, हम उनकी पत्नी से भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुषमा टोटी जी। स्वागत है सुषमा टोटी जी आपका। और साथ ही साथ परिजन भी मौजूद हैं उनकी, सलगी। स्वागत है सलगी जी आपका भी। पहला सवाल सुषमा टोटी जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, आखिर ये क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी बात हो गई कि आज राजन हमारे बीच नहीं रहे? बच्चे मेरे स्कूल में क्लास में पढ़ते थे जी, मैट्रिक का एग्ज़ाम इस बार में मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखने के बाद 10+2 करने के लिए हमने सोचे बोर्ड CBSE बोर्ड में डालेंगे, सोच करके हमने कराली में टेस्ट दिलाया था 10+2 के लिए जी। तो उसमें पास किए। उसके बाद पैसा तो उससे बहुत ज़्यादा लेता है जी। और ऐसा सोच करके हम लोग फिर आपस में सोचने लगे स्कूल तो सभी अच्छा है, लेकिन वहाँ से घर नज़दीक था, साइकिल से भी आ सकते थे, इस तरह सोच करके हम लोग जी
अगर किराने में नहीं होता है तो जेलर में पढ़ाएंगे जैसे सोचे थे, लेकिन इसका पिताजी का बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था, अभी थोड़ा मंदा चल रहा था क्योंकि कमर में भी उनको बहुत दिक्कत था जी, इसलिए कर नहीं पाते थे फिलहाल। इसलिए वो टेंशन में आने लगे, कहने लगे कि कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चे को, तो आगे बढ़ाने। सुषमा जी क्या वो भी चाहते थे कि उसी स्कूल में पढ़े जहां आपका बच्चा चाहता था, उसी स्कूल में पढ़े वो भी चाहते थे, और सिर्फ इसलिए कि फ़ीस ज़्यादा थी इस वजह से उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ गया? जी सर, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, आपके साथ हैं, आपका दर्द साझा करने की हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं। अजय जी, लगातार मुहिम भी हम कर रहे हैं, आप लोग भी आंदोलन छेड़े हुए हैं, फीस को लेकर, रीएडमिशन फीस को लेकर, तरह तरह की मत को लेकर, फीस रेगुलेटरी एक्ट की बात होती है। इन सब चीज़ के बीच में इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या इस शिक्षा व्यवस्था ने ही जान ले ली राजन की? निश्चित तौर पर ये पूरे सिस्टम के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह है कि आज एक गरीब परिवार के लोग अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा सकते, कारण वहाँ पर इतना बढ़ा हुआ फीस है, अलग अलग मदों में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी वो भरपाई नहीं कर सकते। और यही कारण है कि राजन टूटी जैसे लोग अपने आप को एकदम असहाय महसूस करके काल के गाल में जाने को मजबूर हुए हैं। निश्चित तौर पर यह राज्य सरकार के सामने एक प्रश्न है कि कम से कम राज्य सरकार भी इस दिशा में अगर थोड़ी गंभीरता दिखलाती तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से लगातार सिर्फ बयानबाजी हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आप समझ सकते हैं कि हर साल पैसे जिस तरीके से इसमें बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग मदों में जो वसूली हो रही है, और उसके बाद भी जो यहाँ पे अधिकारी हैं, चाहे उपायुक्त हों चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, कहीं कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में ये तो बहुत बड़ा तमाचा राज्य सरकार के ऊपर में है कि आज राजन टूटी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर, आज पूरे राज्य के अंदर एक चर्चा का विषय हो गया है कि आज अपने बच्चों को पढ़ा पाने में अक्षम लोग क्या आत्महत्या के लिए और अग्रसर होंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न है इस राज्य के लिए भी। बिल्कुल एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि राजन टोटी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, और सुसाइडल नोट जो उन्होंने छोड़ा है उसमें ये लिखा है कि अब आगे की पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है उनके बेटे की, वो उनकी साली निभाएंगी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची स्टूडियो में। हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, जब वो सुसाइडल नोट आपने पढ़ा सलगी जी, और जब आपने ये देखा कि आपका नाम उसमें है कि आगे की जिम्मेदारी उनके बेटे की आप निभाएंगी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, किस तरीके से लगा, कितना टूट गई आप? सर, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए तो ये बहुत दुखद घटना है, और हमारे एकमात्र वो सहारा थे मेरे दीदी के परिवार के लिए जी। तो इसमें हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे के भविष्य के उज्जवल के लिए सरकार की ओर से हमें आर्थिक मदद मिले, जो भी बन पड़े उसकी पढ़ाई के लिए वो मतलब हम लोग को मदद करें। बिल्कुल, सरकार से यही उम्मीद है, और सरकार के अगर नुमाइंदे सुन रहे होंगे। जी सलगी जी, बोलिए सलगी जी, सुन रहे हैं हम, बोलिए। और सर, हमारे बीच हमारे जीजा जी नहीं रहे, हमें बहुत दुख हो रहा है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में भी लग रहा है, और हम किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ाई करें। और बिल्कुल सलगी जी, सी पुरवैया आपके साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हम आपके जज्बातों को समझ सकते हैं। बस यही कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखिए। बिल्कुल समझ सकते हैं, बस यही कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखिए। सुषमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर हुई और उसके बाद राजन जी अब नहीं हमारे बीच, सरकार से क्या उम्मीद है आपको, समाज से आप क्या कहेंगी? सर, सरकार से विनती करते हैं कि बच्चे लोग का फीस माफ कर दे और एक नौकरी मुझे दिला दे। बिल्कुल। राजन जी ही हमारा सहारा था,
चले गए दुनिया अंधेरा को तो। बिल्कुल, आपके धैर्य रखिए सुषमा जी, धैर्य रखिए सलगी जी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। उपेंद्र है हमारे रेगुलर कॉलर। स्वागत है उपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो उस आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे, प्लस उस परिवार को हौसला दे। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हिंदुस्तान के कानून में ये लिखा हुआ है कि हालात से यदि कोई पैदा कर देता है जिससे किसी तरह का जी जो है कि और किसी तरह का जो है कि त्रुटि हो तो आदमी उसके लिए दंडित किया जाता है। जी। उस नजरिए से जो है कि सरकार प्लस वो स्कूल प्रशासन भी जी वो दोषी होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रजातंत्र देश में मूलभूत सुविधा सबसे सस्ती होनी चाहिए। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। उसके अनुसार जो है कि पढ़ाई भी आती है और एकदम ये सस्ती से सस्ती होनी चाहिए थी। ये पैसा अधिक होने के चलते ये हालात ऐसा हुआ कि उस इंसान को जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे स्थिति पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं जो आपके पटल पर नहीं आ पाता है। मैं तो ये कहूंगा जनता से कि वो सारे जनता उस व्यक्ति के फेवर में मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास न्याय के लिए गुहार लगाए ताकि भविष्य में पढ़ाई के ऊपर लोगों का, सरकार का, सिस्टम का, चाहे जो भी स्कूल चलाने वाले हो जी, उनकी आंख खुले और उनको समझ में आए कि मैं वादा से हट के वादा खिलाफी का काम कर रहा हूँ, क्राइम कर रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए उपेंद्र जी। आपके जज्बातों को समझ सकते हैं, आपने जो सुझाव जो बातें रखी वो समझ सकते हैं, शुक्रिया। एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से हमारे साथ प्रभंजन जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रभंजन जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी जी बोलिए। एजुकेशन को तो एक व्यवसाय बना दिया गया है जी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत सारा महंगा। चलिए बिल्कुल, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से एजुकेशन को बाजारवाद से जोड़कर रख दिया गया है, एक बिजनेस बनाकर रख दिया गया है। हम रुख करते हैं रांची स्टूडियो का, जहां हमारे साथ इस वक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं, अजय जी हैं, मृतक राजन टूटी की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी परिजन सलगी टूटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दर्शक जुड़े और उन्होंने भी यही कहा कि ये पूरा इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम है। हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राजन टूटी आज हमारे बीच में क्यों नहीं है। सवाल का जवाब यही दर्शकों की तरफ से आ रहा है कि इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार, और अगर सिस्टम जिम्मेदार है तो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, कोई और राजन टूटी ऐसे हिम्मत ना छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहे। देखिए, आज हम लोगों ने इनके घर पे आज हम लोग गए थे, जा कर के इनसे मुलाकात करके हम लोग इनको इतना ही आश्वस्त किया कि कम से कम आपके बच्चे समीर के पढ़ाई के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अभिभावक महासंघ के जितने जो सदस्य हैं हम लोग मिल करके उसको पढ़ाएंगे। लेकिन ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार इस तरह की चीज़ों में किस तरीके से हस्तक्षेप करे, कैसे वो आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को मदद करे, और ख़ास करके जो सिस्टम में जो इतनी गिरावट आ गई है उस सिस्टम को कैसे सही किया जाए। और इन सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ पे इनके बच्चे का नामांकन होना है वहाँ के प्रचार से भी हमने बात की, और जहाँ पर अभी फ़िलहाल इनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ के फादर अजीत खेत से भी हमने बात की। हर लोग उसमें सहयोग के लिए भी तैयार है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इनके सामने ये कमिटमेंट जरूर किया है कि इसके पढ़ाई को लेकर के हम लोग कहीं आर्थिक रूप से कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। चलिए, एक बड़ा प्रश्न जरूर है अजय जी, हम लौटते हैं, कुछ दर्शक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। अमित है सासाराम से हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत अमित जी, क्या कहेंगे आप? तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा। जी नमस्कार, बोलिए अमित जी। ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हर एक पिता को फर्ज बनता है कि किसी भी तरह बच्चों को पढ़ाया जाए। आत्महत्या करने से कोई तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है जी। मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पटना से एक और दर्शक राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है राजीव जी, आप बोलिए। ये सबसे पहले तो उनके लिए ये शुभकामनाएं
है कि ये समस्या सबके सामने आई कि आज गार्जियन आत्महत्या करने पे उतारू हो गए हैं जी। सबसे पहले स्थिति है कि सरकारी स्कूल की स्थिति जो है ठीक करनी होगी जी। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का जो हक है वो सबको मिल सके जी। और सब ऐसे गार्जियन को सुसाइड करने का नौबत नहीं आ पाए। तो सरकार को जब तक सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक होगी तब तक ये प्राइवेट स्कूलों का मनमाना चलता रहेगा और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार को सोचना होगा और हम चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में जो मनमाना जो टैक्स ले रहे हैं लोग, फीस ले रहे हैं, उसमें कमी आए ताकि सभी गार्जियन गरीब हो या अमीर हो सबको समान शिक्षा बच्चों को मिल सके, तो बच्चे सबके लिए बराबर हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए राजीव रंजन जी। हमारे साथ मृतक राजन टूटी की पत्नी भी मौजूद हैं, सुषमा टूटी जी मौजूद हैं। सुषमा जी, आप सुन रही होंगी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी संवेदनाएं आपके साथ हैं, वो भी धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है, समझ सकते हैं आपके जज्बातों को भी, सलगी जी के जज्बातों को भी समझ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सुषमा जी आपसे है कि समीर आपका बच्चा और भी कितने बच्चे हैं आपको, और उनकी पढ़ाई किस तरीके से कर रही हैं, कैसे अब होगी पढ़ाई? क्या आप एक पेरेंट्स होते हुए, एक अभिभावक होते हुए किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, थोड़ा वो भी बताएं। क्या वो मजबूरी थी? सर, हमारे बच्चे 2 हैं जी। जेबर स्कूल में पढ़ाई कर मैट्रिक का एग्जाम लिखे अभी, और एक छोटा बच्चा है जो कराली स्कूल में प्रेप क्लास में पढ़ते हैं जी। इनके फादर बहुत मेहनती थे जी, बिजली इलेक्ट्रीशियन थे प्राइवेट में जी, और भी उनका छोटा छोटा बिजनेस था अपना पर्सनल। किसी तरह से वो अपना खुश रखते थे परिवार को, कभी दुकानें नहीं दिए, हमेशा मेहनत करके पता नहीं चलने देते थे। अब हमको भी आज तक पता नहीं है सर, आलू प्याज का दाम भी क्या है नहीं मालूम हमको। जी, बिल्कुल समझ सकते हैं किस तरीके से पहाड़ टूट गया है इस घर पर, आप लोगों पर। बिल्कुल सुषमा जी, आप अभी नहीं रहने के कारण बिल्कुल संवेदनाएं हमारे साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, समझ सकते हैं आपका दर्द, हम बांट सकते हैं। सलगी जी, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। आप ठीक है, राजन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने वो जिम्मेदारी आप पर दे के चले गए, तो और भी ज़्यादा आपको इस बात का एहसास है अब कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा। सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार से क्या चाहती हैं आप? अभिभावक संघ के अध्यक्ष मौजूद है अजय जी आपके पास वहाँ पर। अजय जी ने कहा है कि अभिभावक संघ की तरफ से जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो मदद के लिए तैयार हैं, आगे आने के लिए तैयार हैं। और क्या उम्मीदें हैं? और जो लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ फोन लाइन के जरिए, जो दर्शक जुड़ रहे हैं, जो संवेदनाएं अपनी प्रकट कर रहे हैं, क्या कहेंगे सलगी जी आप? सर, मेरा कहना ये होगा, जैसे आज मेरे घर में ये दुख घटना हुआ, हम चाहेंगे कि ये और दूसरा अभिभावक के साथ ये पुनरावृत्ति ना हो, और इसे हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वो आए दिन जो भी घटनाएं इस तरह की होंगी, इसके लिए वो एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और उसमें वो मूल बातों को रखे, ताकि अभिभावकों को समझ में आए और वे अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए आगे पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, और एक बड़ी बात आपने कही निश्चित तौर पर कि ऐसे राजन टूटी जैसा कोई दूसरा अभिभावक ना हो, दूसरे के पास ऐसी मजबूरी ना हो। इसके लिए सरकार को कुछ स्टेप उठाने होंगे, कड़े कदम उठाने होंगे। अजय जी, आप बताइए इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या फीस रेगुलेटरी एक्ट की जो लगातार बात हो रही है, अगर वो सामने रहे, अगर ट्रांसपेरेंसी रहे, तो शायद ऐसी चीज़ों पर रोक लग सकती है। दूसरा राजन टोटी कोई सामने ना आए, वो दूसरा राजन टोटी इस दुनिया को अलविदा ना कहे। निश्चित तौर पर, और आपको मैं बताऊं कि दिसंबर माह में फीस रेगुलेटरी एक्ट को लेकर के माननीय झारखंड हाई कोर्ट की ओर से एक कमेटी बनाने को लेकर के पहल हुई थी। उसके बाद एक कमेटी भी बनी, कल जाकर के वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार उसको कैसे, कितनी जल्दी इसको लागू कराता है। आपको मैं बताऊं कि आज भी ये फीस, बढ़े हुए फीस मामले को लेकर के, आज यहाँ एक संत फ्रांसिस स्कूल है बनहोरा में, आज भी वहाँ के पेरेंट्स जाकर के वहाँ पर तालाबंदी किए, और उनके प्रचार से जब हमारी बात होना शुरू हुआ
तो उनको एक एक चीज़ों पर जब हमने पूछना शुरू किया, उन्होंने कहा कि साहब ये अल्पसंख्यक स्कूल है, इसमें RTE लागू नहीं होता है। तो हमने यही कहा कि अगर आपका अल्पसंख्यक स्कूल है तो अल्पसंख्यक जहाँ से आपने इसका अफिलिएशन लिया होगा उसने आपको क्या छूट दे रखी है कि आप एनुअल फीस के नाम पर इतनी मोटी रकम वसूलें, आप हर साल इतनी ज़्यादा पैमाने पर पैसे का फीस वृद्धि कर दें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतने सारे पैसे वसूलें। ये तो आपको कहीं कोई राइट नहीं दिया है। आप ठीक है, आपके यहाँ RTE लागू नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ये सब वसूलने का अधिकार किसने दिया? तो इन आप समझ सकते हैं कि इस तरह से यहाँ के जो सिर्फ अल्पसंख्यक स्कूलों की बात नहीं है, बल्कि और सारे जो स्कूल हैं जो आज इतने ज़्यादा पैसा बढ़ा कर जो गार्जियनों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उसके ऊपर राज्य सरकार का पहल होना चाहिए। जब यहाँ पर 2010 में RTE लागू हुआ तो कम से कम उसको लागू कराने को लेकर के जो भी मातहत जो पदाधिकारी थे उनके ऊपर ये जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री रघुवर दास से कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के दौरान जिस जिले में आपकी RTE लागू कराने के लिए जो भी नोडल पदाधिकारी रहे, आप उनका कम से कम क्लास जरूर ले, उनका वो। चलिए बिल्कुल, और शायद सरकारी नुमाइंदे अगर सुन रहे होंगे, अजय जी, तो उनको भी समझ में आना चाहिए और ऐसे राजन टूटी या कोई दूसरे शख्स इस तरीके की अपनी हिम्मत ना हार जाए और जो कदम उन्होंने उठाया वो ना उठाए, उसके लिए सरकार को भी कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव हैं समस्तीपुर से, स्वागत है राजीव जी, क्या कहेंगे आप? तो उनका संपर्क टूट गया है। रंजीत भी जुड़े हुए हैं पटना से। रंजीत स्वागत है, आप बोलिए। तो रंजीत से भी इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। मृतक राजन टूटी की पत्नी सुषमा टूटी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुषमा जी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरा किसी घर में दोबारा कोई ऐसी घटना सामने ना आए, ये आप उम्मीद करती हैं, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन अब आगे की पढ़ाई बच्चों की कैसे होगी, इसके लिए आपने क्या सोचा है सुषमा जी, और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या उम्मीदें हैं? अभिभावक संघ के अध्यक्ष आपके साथ अजय राय बैठे हैं। सर, हम प्रार्थना करते हैं सरकार और अजय जी हमारे बच्चे का स्कूल का फीस दोनों का माफ कर दिया जाए और हमको कोई नौकरी दिया जाए सर, जिसके घर गृहस्थी चल सकता है। चलिए बिल्कुल अजय जी, आप जरूर इनकी बात उठाइएगा, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ विजय, एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। स्वागत है विजय जी, क्या कहेंगे आप? जी मैं तो कहना चाहूंगा एक ही बात रघुवर दास जी से। जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपनी बात आप सीधे रखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रघुवर दास जी से मैं डायरेक्ट एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी उनके कैबिनेट में मंत्री हैं और उन्हीं के कैबिनेट में क्या हमारे इंडिया के सभी जितने भी मंत्री हैं वो लोग जो है अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? जी अगर नहीं पढ़ाते हैं तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों पढ़ाई में होता है, पहले ये बताएं। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक अनीस हमारे साथ पूर्वी चंपारण से जुड़ गए हैं। स्वागत है अनीस जी, आप बताइए। बोले हैं कि एजुकेशन को बिल्कुल व्यवसाय बना दिया गया है। जो भी मतलब गरीब तबके के लोग हैं वो तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते, अगर एडमिशन ले तो उसका एनुअल फी नहीं भर सकते जी। तो ऐसा एक माँ बाप का कहानी नहीं है कि एक आदमी सुसाइड किया। हमको तो लगता है यहाँ प्रत्येक दिन इतनी संख्या में होगा जिसका गिनती नहीं किया जा सकता, लेकिन लाइट में एक तो आया है। चलिए तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इस बात। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एकाक तस्वीर सामने आ जाती है, कई ऐसी तस्वीर होती है जो आ भी नहीं पाती है। यानी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए अनीस जी और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार जी पुरवैया ये सवाल उठा रहा है कि आखिर राजन टूटी जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिस्टम है, और अगर सिस्टम है तो क्या सजा होनी चाहिए? इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय मौजूद हैं, मृतक राजन टूटी की पत्नी मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार सलगी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल का जवाब जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि राजन टूटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है, और अगर ये सिस्टम मौत का जिम्मेदार है तो सजा कौन देगा और क्या देगा? अजय जी, गंभीर मसला तो है ही, और अब ये तो राज्य सरकार को देखना है, उनको तय करना है कि आखिर इस सिस्टम के लिए जिम्मेवार कौन है। क्योंकि आम जनता का तो ये सोच है कि ये जो सिस्टम है इसका जिम्मेवार निश्चित तौर पर राज्य सरकार है और राज्य सरकार को इस पर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो सज़ा देने वाले हैं खुद उस सिस्टम के गुनाहगार हों तो समझ सकते हैं कि उसको सज़ा दे कौन। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभिभावकों का जो गुस्सा जो सामने लगातार अब देखने को मिल रहा है,
सरकार को जगनी होगी, चाहे वो जिस रूप में जगे, और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। और अगर ये सिस्टम ठीक नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जनता की अदालत में सरकार को भी टिक पाना, आगे चल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और जो आम अधिकारी जिनके ऊपर में ये सारी जवाबदेही होती है, अगर वो अपनी जवाबदेही से पीछे हटेंगे तो निश्चित तौर पर उनको आम जनता का को भाजन का शिकार होना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जय जी। एक दर्शक गया से हमारे साथ पुष्पा वर्मा जी जुड़ी हुई, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है पुष्पा जी, क्या कहेंगी आप? यस सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि एक की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है जी। हर पेरेंट्स को हिम्मत से काम लेना होगा जी। और उन्हें यह समझना होगा कि इस तरह से कमजोर पड़ने से उनके बच्चों पे आई हुई ये मुश्किलें सॉल्व नहीं हो जाएंगी जी। इस तरह से स्कूल वाले की हिम्मत को तोड़ने के लिए एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा कि इस तरह से वो मनमानी न करे, जिससे आज पेरेंट्स को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़े, आज उनके बच्चों को इतनी मुश्किलें झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार तो बहुत कुछ करना ही है, साथ में हर नागरिक को आगे आना होगा, तभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली कि एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सबकी लगभग यही समस्या है। एक और दर्शक हमारे साथ अनिरुद्ध धनबाद से जुड़े हुए हैं। स्वागत अनिरुद्ध जी, आप बोलिए क्या कहेंगे? हम तो बोल रहे हैं सर, नमस्कार सर पहले आपको। जी जी नमस्कार, बोलिए अनिरुद्ध जी। बोल रहे हैं कि ये शिक्षा नीति जो चल रहा है पूरे इंडिया में, ये गरीबों के लिए चल रहा है कि अमीरों के लिए चल रहा है? हमको तो कभी नहीं लगता है कि इलेक्शन के टाइम में लोग आते हैं तो कहते हैं कि पढ़ाई सबसे मेरा प्रमुख मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जब जीत के जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं उस नीति को। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। शुक्रिया जुड़ने के लिए अनिरुद्ध जी और अपनी बात रखने के लिए। तो चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं अजय राय जी, मृतक राजन टूटी की पत्नी मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके रिश्तेदार सलगी टूटी भी मौजूद हैं। लेकिन एक छोटा सा विराम हम देंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, फोन लाइन ओपन है। हम तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बाप ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाया। 35,000 एडमिशन फ़ी थी लेकिन वो नहीं दे पाया, जिसके बाद मजबूरी में उसने अपने आप को फांसी लगा ली और जान दे दी। और मृतक राजन टूटी की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं रांची स्टूडियो में, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। राजन टूटी की पत्नी सुषमा टूटी से हम बात कर रहे हैं। सुषमा जी, आपसे ये सवाल हम करना चाहेंगे। आपने अभी तक बताई, अपनी आप बीती बताई, अपनी परेशानी बताई, राजन टूटी की परेशानी बताई, अब कैसे पढ़ाई होगी वो भी आपने बताया। मुझसे अब ये सवाल मुझे जानना है आपसे कि समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगी, आप समाज को क्या कहना चाहेंगी? सुषमा टूटी जी, बहुत लोग सुन रहे हैं इस वक्त आपको। समाज से समाज को यही कहना चाहेंगे सर, जी जी जी, भाव को भी साथ में। हाँ चलिए, बिल्कुल समझ सकते हैं हम आपको। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ सुजीत जुड़ गए हैं नालंदा से। स्वागत है सुजीत जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? दुख का विषय है जी जी, शिक्षा से संबंधित मामला है जी, लेकिन भ्रष्टाचार का जड़ जो है वहीं से शुरू होता है जी। जब गर्भवती अवस्था में कोई शिशु रहता है तो डॉक्टरों ने शोषण करता है जी, और जब समाज में जो है आंगन में बढ़ते बढ़ते जो है स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब जाता है मासूम बच्चा जी, तो जो है आज के शिक्षक जो भगवान है वो शोषण करने पर मजबूर हो जाता है जी। और सबसे बड़ी बात है सरकार कहाँ है? सरकार को आज मंत्री महोदया जी इस तरह से बात करते हैं बिंदास रूप से, हमको उनके ऊपर पूर्ण संदेह है कि इस मामला को लंबा तरह से खींचा जा रहा है। सिर्फ एक आदेश दिया जा रहा है और आदेश के आड़ में ना जाने कितने बोरे रुपए कहाँ कहाँ कौन कौन विभाग में बड़े बड़े जो है स्कूल का जो है प्रिंसिपल मालिक पहुंचा दिए होंगे। इसका हमको कोई संदेह नहीं लगता है कि ऐसा हो गया होगा।
और इस संदेश चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुजीत जी और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जो बातें कर रही हैं सुषमा टूटी जी हों या सलगी टूटी जी हों, निश्चित तौर पर कई सवाल शिक्षा व्यवस्था पर तो खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ उम्मीदों पर भी कर रहे हैं। कुछ उम्मीद है, ऐसे कई पेरेंट्स होंगे, क्या होगा इन उम्मीदों का अजय जी? देखिए, निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं जी, हम तो उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपने एक देखा, अन्ना का आंदोलन आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर जनसैलाब उमड़ आया था। आज इस निजी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ उसी तरह के जनसैलाब की जरूरत है। आप अपने आप को असहाय मत समझे, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से अगर आप सड़क पर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक जनसैलाब की जरूरत है। और ये जनसैलाब झारखंड में तो शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि हर तरफ इसको तेजी से बढ़ना होगा, तब जाकर शायद इससे शिक्षा व्यवस्था के काले सच को खत्म किया जा सके। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर रंजीत है नालंदा से। स्वागत है रंजीत, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर जी, ये तो सिर्फ एक अभिभावक ही जान गया है, जो कि सरकार नहीं देख रही है जी। जितना भी निजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री जो है, जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, निजी शिक्षा को क्यों नहीं प्रति सरकारी में बदल देते हैं जी? हाँ, ये हम कहना चाह रहे हैं आपको कि आज एक सरकार, एक अभिभावक मरा है, रोज 10 टीचर मर रहा है जो निजी शिक्षा जो है हड़ताल पर है जी। इनको पता नहीं चल रहा है, सरकार को बैठे हुए हैं कि निजी शिक्षा क्या होती है, सरकारी शिक्षा। बिल्कुल, सरकार क्या कुछ कर रही है, एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, लेकिन आप बात बिहार की कर रहे हैं, ये बात झारखंड की है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सलगी टूटी जी से हम जानना चाहेंगे। सलगी टूटी जी, आप देख रही होंगे अभी तक कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है, अब क्या उम्मीद है आपको, और इस शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव चाहती हैं ताकि राजन टूटी जैसे कोई दूसरे शख्स हिम्मत ना हारें और ऐसा कदम ना उठाएं? क्या बदलाव की जरूरत है और वो जरूरत कैसे पूरी होगी? सलगी टूटी जी। सलगी टूटी जी, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? नहीं आ रहा सब ठीक। आवाज हाँ सर, अभी आ रहा है। जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप इस शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव चाहती हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई और राजन टूटी हौसला ना खोए, हिम्मत ना खोए, वो खुदकुशी ना करे? क्या सरकार से आप चाहती हैं कि ये सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? हम कहना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि शिक्षा सबको प्राप्त करने का अधिकार है जी, और इस शिक्षा के दिशा में राज्य सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि वो आज के इस घटना से वो पूरी तरह सबक ले और आने वाले समय में कोई भी अभिभावक ऐसा कदम ना उठाए, और ताकि उनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छी तरह करें। और ये एक तरह से कहा जाए तो गलत सीख है और ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए आगे मतलब उसको सही मतलब दिशा पहल करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही बोला आपने सलगी जी। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी लेना चाहेंगे। सुषमा टूटी जी, क्या कहेंगी आप? सरकार से क्या उम्मीदें हैं, समाज को क्या कुछ कहेंगी? एक अंतिम प्रतिक्रिया, समझ सकते हैं आपके जज्बातों को, लेकिन फिर भी। सर, सरकार से विनती करते हैं कि मेरे दोनों बच्चे का फीस माफ कर दें और मुझे एक नौकरी दिला दें। चलिए, बिल्कुल आप बार बार एक ही बात कह रही हैं। जी पुरवैया भी अपील करता है, अगर सरकार के नुमाइंदे इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो निश्चित तौर पर जो बात कही है सुषमा टूटी जी ने, क्योंकि अब कोई भी इस घर में नहीं है इनकम का सोर्स जिसे कहा जा सके, तो उनकी यही एक अपील है सरकार से कि कृपया उन बच्चों की फीस आप माफ़ कर दीजिए, और अगर हो सके तो सुषमा टूटी जी को या उनके घर में किसी और को कोई नौकरी कहीं पर दे दीजिए ताकि आमदनी का एक जरिया उस घर में शुरू हो सके। ये अपील सुषमा टूटी जी की है और इस अपील में जी पुरवैया भी साथ दे रहा है सरकार तक आवाज पहुंचाने में। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी अजय जी। मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम दूसरा कोई सुषमा टूटी इस आर्थिक बोझ के कारण बेवा न बने, और राज्य सरकार कम से कम अपने जो तंत्र निद्रा है उसको तोड़े और वो सामने देखे कि उसके अंदर का जो पावर है, उसके अंदर का जो सिस्टम है वो कैसे ठीक हो सकता है। ये राज्य सरकार को देखने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुषमा जी, एक बार फिर शुक्रिया भी कहेंगे और साथ ही साथ संवेदनाएं हमारी आपके साथ हैं। बस यही कहेंगे कि बस धैर्य रखिए, आप हिम्मत मत खोइए।
और शुक्रिया आपका भी सलगी जी। साथ साथ वही बात कि कृपया धैर्य रखिए, हिम्मत मत छोड़िए और निश्चित तौर पर जी पुरवैया आप लोगों के साथ है। हम भी यही अपील कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हों तो आगे आए, हाथ बढ़ाएं और जो अपील की है सुषमा टूटी जी ने वो जरूर उन उम्मीदों को पूरा करने की आप कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए पुरवैया मुहिम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।